डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन पर हमने पिछले हफ्ते में अपने 2 वीडियोज डाले हैं, जिसमें हमने न्यूटन के तीनों फंडामेंटल लॉज पर अपना डिस्कशन किया, अपने कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं। हमने मैकेनिक्स में जो कॉमन फोर्सेज हैं, हमारा नॉर्मल फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन, force established in a spring, as well as the force of buoyancy के कोर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हमने करा दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज ए वेरी टिपिकल टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मेरा एक्सपीरियंस से हम लोगों ने पाया है, मेजॉरिटी में बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कंफ्यूज होते हैं, उसकी डायरेक्शन से बहुत परेशान होते हैं। जब कंबाइंड बॉडी जाती हैं, 2 या 3 बॉडी जाती हैं, तब बच्चों को और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी बॉडी पर कैसे लगता है, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। लिसन मी विथ फुल अटेंशन। आई assure you that you will learn all the things in a very good mode and you will understand the things. हम लोगों का एक एक्सपीरियंस है, कॉमन एक्सपीरियंस। इमेजिन करो, एक रफ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है और एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। एक बार उसको रफ सरफेस पर हम पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं किसी चेन से, और एक बार स्मूथ सरफेस पर उसको खींचने की हम कोशिश करते हैं। हम लोग पाते क्या हैं, रफ सरफेस पर हमको काफ़ी पावरफुल फोर्स लगाना पड़ रहा है, जबकि स्मूथ सरफेस पर हमको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब सरफेस यदि रफ होगी तो कहीं ना कहीं सरफेस बॉडी को स्लाइड करने से रोक रही है। सरफेस बॉडीज़ को स्लाइड करने से कैसे रोकती है, ये सारी चीज़ें जब फ्रिक्शन की फिजिक्स पढ़ोगे तो एकदम क्लियर होंगी। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। एक ब्लॉक यहाँ पर आपके सामने है, ब्लॉक का मास m है और ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा गया है। ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेज को हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सर्टेनली एक फोर्स हम लेके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का सेंटर हर बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड खींचता है बाय द फोर्स mg। mg इज हियर। इस mg के कारण हमारा ब्लॉक नीचे जाना चाहता है। ब्लॉक के मालिक्यूल्स और सरफेस के मालिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जहाँ पर एक मालिकुलर डिस्टर्बेंस पैदा होती है जो नेकेड आई से हमको कुछ भी दिखलाई नहीं देता। इस मालिकुलर इंटरेक्शन के कारण ब्लॉक पर एक ऊपर की ओर फोर्स मैनेज हो रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। इसको बहुत अच्छी तरह अपने वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। ये नॉर्मल फोर्स तुम्हारा mg को बैलेंस करता है और नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 0 एंड ब्लॉक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 0, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स हमारा 0 है। ब्लॉक के अंदर सरफेस पर स्लाइडिंग की कोई भी टेंडेंसी नहीं है, ब्लॉक अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। अब देखो, ब्लॉक के बारे में एक इमेजिनेशन थोड़ा सा अपना चेंज करो। सपोज करो एक हैवी बॉक्स है, बॉक्स पर mg हमने नीचे लगा दिया है, दैट इज mg। एक छोटे से बच्चे को हम ले आते हैं, चेन लगी हुई है बॉक्स में, कहते हैं इसको तुम अपनी तरफ खींचो। छोटा सा बच्चा कोशिश करता है, काफ़ी कोशिश करता है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ब्लॉक अपनी जगह से हिला भी नहीं है। पता नहीं क्या बचा है। पहले यहाँ पर कोई फोर्स यहाँ नहीं था। मालिकुलर फोर्स को किसको बैलेंस करना था, mg को बैलेंस करना था। इस बार सरफेस पर डेवलप होने वाला जो फोर्स है, दैट फोर्स इज बैलेंसिंग mg एज वेल एज योर एक्सटर्नल फोर्स। होता क्या है,
मालिकुलर डिस्टर्बेंस के कारण जो डेवलप होने वाला फोर्स होगा, याद रखिएगा मैं लाइन खींच रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन कुछ इधर की ओर होती है और मालिकुलर जो फोर्स इधर की ओर होगा उसका ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स है एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो मालिकुलर फोर्स, जिसे हम बाद में कांटेक्ट फोर्स का नाम देंगे, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, या बेटर लैंग्वेज में यू कैन स्पीक द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स अलोंग द सरफेस इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये किसको बैलेंस कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स को। और नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? यमजी। याद रखिएगा, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हुआ है, ये भी मॉलिक्यूलर फोर्स है, सरफेस पे डेवलप हुआ है बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। और एक्सटर्नल फोर्स हमारा इधर की ओर है। नेट फोर्स हमारे ब्लॉक पर जीरो बना हुआ है और ब्लॉक की एक्सेलरेशन जीरो है, ब्लॉक हमारा रेस्ट में है। अब देखो, इस एक्सटर्नल पार्टी के फोर्स को हम बढ़ाते हैं। हम लोग देखते क्या हैं, जैसे जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, ब्लॉक बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है और ब्लॉक को स्लाइड नहीं करने दे रहा है। एक बात याद रखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा दो तरह का होता है। यदि रिलेटिव मोशन सरफेस पर प्रोसेस में है, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यदि मान लो सरफेस पर केवल रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन इज नॉट एग्जिस्टिंग, इन दैट केस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रही थी, तो ये फोर्स आपका क्या माना जाएगा? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसने एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर दिया और रिलेटिव मोशन हमारी नहीं हो रही। अब देखो, एक्सटर्नल पार्टी के फोर्स को इतना बड़ा कर दिए। अब हम किसी बड़े बच्चे से बोल दिए कि उस बॉक्स को अपनी तरफ खींचो, वो भी पूरी कोशिश किया, ब्लॉक्स अपनी जगह से स्लाइड नहीं करता है। जानते हो क्या हुआ? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू बड़ी कर ली और एक्सटर्नल फोर्स को रोक दिया, मैनेज कर लिया उसे। और नेट फोर्स हमारे ब्लॉक पर क्या बना हुआ है? जीरो बना हुआ है। ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। अब जरा देखो तो, यहाँ पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो था क्योंकि स्लाइडिंग की कोई टेंडेंसी नहीं थी। यहाँ पर स्लाइडिंग की टेंडेंसी बनी है, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना बड़ा हो गया है और एक्सटर्नल पार्टी को रोक दिया। एक्सटर्नल पार्टी का फोर्स बढ़ा रहे हो, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बड़ा कर रहा है। तुम बढ़ाकर इतना बड़ा किए एक्सटर्नल फोर्स, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको मैनेज कर लिया। अब देखो, हम लोग हमेशा याद रखेंगे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिसाइडेड एज पर द डिमांड ऑन द सरफेस। सरफेस पर रिलेटिव मोशन रोकने के लिए जैसी डिमांड होती है, अकॉर्डिंगली जस्ट लाइक ए लिविंग स्पेसी, ये अपनी वैल्यू को खुद डिसाइड करता है। तो हम अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए ये रखेंगे कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर डिसाइडेड एज पर द डिमांड ऑन द सरफेस। अब देखो, एक फाइनल सिचुएशन पर हम आ रहे हैं। ब्लॉक हमारा यहाँ है, इस ब्लॉक पर यमजी आपका नीचे काम कर रहा है, बाई अर्थ की पुलिंग है ये, बाई सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सटर्नल पार्टी का फोर्स हमने इतना बड़ा कर दिया। नाउ द सिचुएशन, ब्लॉक इज जस्ट टू मूव। ब्लॉक अब जस्ट मूव करने वाला है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। नाउ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट टू सरेंडर, नॉट सरेंडर्ड, जस्ट टू सरेंडर, रिमेंबर इट। दैट मीन्स एक्सटर्नल पार्टी के फोर्स को
तुम स्लाइटली इंक्रीज करा दोगे, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। इस सिचुएशन को हम लोग फिजिक्स में कहते हैं लिमिटिंग केस। ये हमारी लिमिटिंग केस है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। अब ये एक्सटर्नल पार्टी का फोर्स यदि बढ़ाओगे तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। जिस समय हमारी सरफेस पर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होता है, उस समय नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, देखो ये नॉर्मल फोर्स है, ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जिसे हम लोग नाम देंगे कांटेक्ट फोर्स। क्या नाम है? कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स और कांटेक्ट फोर्स, इन दोनों के बीच जो एंगल होता है, दिस एंगल इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। ये कहलाएगा आपका नॉर्मल, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सॉरी, कोई तुमसे पूछता है मान लो कि डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यू विल स्पीक इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए, ये यदि लैम्डा है तो अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से तुरंत हम इस एंगल को क्या लिखेंगे? लैम्डा। अब देखो, ये आपका नॉर्मल फोर्स है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ये लेंथ भी आपकी क्या मानी जाएगी? दैट इज नॉर्मल फोर्स। लैम्डा के सामने ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। आई एम गोइंग टू राइट ट्रिगो रेशियो tan लैम्डा। फिगर में साफ क्लियर है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, ध्यान दीजिएगा। तो tan ऑफ लैम्डा इक्वल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक की मैक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। और इस tan लैम्डा को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट मीन्स म्यू एस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्स द होल डिवाइडेड बाय जन। अब जन को तुम इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड म्यू एस इंटू एन। यहीं से एक हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक की मैक्स वैल्यू की बात करोगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आएगी दैट इज म्यू एस इंटू एन। ये अपने दिमाग में बैठाओ। मैं फिर तुमको क्लियर करा दूं तुम सभी को, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू है, याद रखना। बेहद केयरलेसली हम लोगों ने देखा है, बच्चे एक लाइन का फार्मूला याद करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और धड़ाम हो जाते हैं। आपको ये नहीं करना है, याद रखिएगा। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन बोथ आर डिसाइडेड एज पर द डिमांड ऑन द सरफेस। सरफेस पर जैसी डिमांड होगी, रिलेटिव मोशन को रोकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, ठीक है। और लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी, उससे ज़्यादा वो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकता। यदि आपका एक्सटर्नल पार्टी का फोर्स उस एक्सीड करता है उस वैल्यू को, तो आपकी रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सरेंडर कर देगा। तो याद रखिएगा, ये म्यू एस इंटू एन दैट इज द रिजल्ट फॉर मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो,
जब रिलेटिव मोशन हमारी स्टार्ट होती है उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा काम करता है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके दिमाग में, उसके लिए आप अपने दिमाग में बैठाओ। अब हम बोलेंगे यदि सरफेस पर रिलेटिव मोशन ही स्टार्ट हो गई है, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा दोनों सरफेसेस के बीच में लगेगा, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रिमेंबर, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है, इसकी मैग्नीट्यूड डिसाइडेड होती है हमेशा। इसके लिए एक सिंपल रिजल्ट आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक, इसकी वैल्यू होगी दैट इज म्यू के इंटू एन। ये याद रखो। अब एक चीज़ और हम लोग तुमको क्लियर करते हैं। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पाया है जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होती है, दोनों बॉडीज हमारी कांटेक्ट में बनी हुई है, मोशन नहीं हो रही है, तुम्हारा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कारण डेवलप होने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जो ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाती है, हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाता है ड्यू टू चेंजेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दैट सिचुएशन magnitude of force of friction decreases, and that's why the value of kinetic force of friction is always less than the max value of static force of friction. I am stressing over the word max. याद रखना, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। Majority of the students speak that kinetic force of friction is always less than the static force of friction. मिसकॉन्सेप्शन एंड रॉन्ग स्टेटमेंट ऑलवेज उसमें से हटाइए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस दैन, ऑलवेज लेस दैन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये आप याद रखोगे। तो यहीं से स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए आप रिजल्ट क्या याद रखोगे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये भी याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटली म्यू के इज लेस दैन म्यू एस। यहाँ से हम दो लाइनें खींचेंगे, वन विल बी मिसकॉन्सेप्शन, दो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, एंड द अदर विल बी करेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आप यदि ये याद रखते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक इज लेस दैन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, तो याद रखिएगा दिस इज मिसकॉन्सेप्शन। ये आपका सही कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप प्रॉब्लम से में ट्रैप हो जाओगे। आपको अपनी मेमोरी में क्या याद रखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक इज लेस दैन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, द मैक्स, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से वो हमेशा कम होगा। दिस इज द क्लियर कॉन्सेप्ट। तो हमने दो चीज़ें आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्लियर कराएं, एक काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सेल्फ एडजस्टिंग नेचर आपको बताया। एक बात और, बच्चे जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करा दूं। बातें हुई हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा की, बातें हुई हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस के और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू के। यहाँ पर ये तीन चीज़ें आ रही हैं, याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा, वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोएफिशिएंट म्यू के, सॉरी म्यू एस, वैल्यू ऑफ योर काइनेटिक कोएफिशिएंट म्यू के। इन तीनों की जो वैल्यू होती है दैट इज नॉट डिसाइड बाय द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द सिंगल सरफेस, नो, ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड म्यू के आर डिसाइडेड बाय
द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट में जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों की मालिकुलर प्रॉपर्टी उसको डिसाइड करती है कि दोनों के मालिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे के साथ कैसा कोहेसिव फोर्सेज लगा रहे हैं। दैट कोहेसिव फोर्सेज, नेचर ऑफ कोहेसिव फोर्सेज डिसाइड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, योर म्यू एस एंड म्यू के। ठीक है, मैं फिर आपको एक छोटा सा एग्जांपल से क्लियर कर दें। एक वुडन सरफेस है मान लो, उस वुडन सरफेस पर तुम स्टील का ब्लॉक रख करके उसको पुल कर रहे हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी, म्यू के की वैल्यू आएगी, म्यू एस की वैल्यू आएगी। आपने नोट कर लिया, आपने एक डाटा बना लिया। आप स्टील के ब्लॉक को हटाओ, तुम ग्लास का ब्लॉक लो, उतना ही मास का ले लो, उस पर उसके ऊपर उस ब्लॉक को जो ग्लास का है वुडन सरफेस पर, सेम वुडन सरफेस पर आप उसको स्लाइड कराओ, तुम पाओगे कि यार इस बार लैम्डा की वैल्यू चेंज है, इस बार म्यू एस की वैल्यू चेंज है, इस बार म्यू के की वैल्यू चेंज है। जैसे जैसे एक भी सरफेस तुम चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, चेंज होगी। तो याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ लैम्डा, म्यू एस एंड म्यू के आर द मालिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द सरफेसेज। जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज की मालिकुलर प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, म्यू के की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स तुम लोगों के सामने रख रहे हैं। उन पॉइंट्स को तुम दिमाग में ही नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। फिजिक्स को हमेशा दिमाग से सीखिए, फिजिक्स आपकी एकदम आसान हो जाएगी। और दिमाग को किनारे रखिएगा ना तो फिजिक्स भी किनारे हो जाएगी। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अबाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई एम गोइंग टू स्पीक फर्स्ट सेंटेंस। वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट और there is development of tendency of relative motion at the surface of contact of two bodies, force of friction comes in picture and it always opposes the relative motion or it opposes the tendency of relative motion. force of friction relative motion को लाइक नहीं करता है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ये दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन मत पालना, मिसकॉन्सेप्शन कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। नहीं नहीं, नो बाबा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तमाम ऐसे नेचर में एग्जांपल्स हम लोग पाएंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैनेजिंग द मोशन, वो मोशन को मैनेज कर रहा है। अपोज करने की बात छोड़ दो। तो क्लियर और सही कॉन्सेप्ट क्या है, force of friction does not oppose the motion but it opposes the relative motion at the surface of contact. Clear? Now the second point you have to learn. Since develops due to molecular interaction, molecular reshuffling, force of friction is electromagnetic force. चाहे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो या रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो, ये सब हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। क्योंकि इनकी ओरिजिन कहाँ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये सब हमारे किस लिस्ट में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की लिस्ट में आएंगे। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, यदि सरफेस पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, केवल रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी बनी हुई है, इन दैट सिचुएशन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका लगता है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड योर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लाइक ए लिविंग स्पेसी। इट डिसाइड्स इट्स वैल्यू एट इट्स ओन
एज पर द डिमांड ऑन द सरफेस। जैसी सरफेस पर डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को खुद एडजस्ट करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को रोकना। जब हमारा एक्सटर्नल पार्टी का फोर्स लिमिटिंग वैल्यू की सिचुएशन में पहुंचता है और उस समय स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है और एक्सटर्नल पार्टी उसको एक्सीड करती है, एट दैट वेरी मोमेंट स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरेंडर करता है और सरफेस पर दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाती है। और जब रिलेटिव मोशन होने लगेगी, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम खत्म। उस समय जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। याद रखिएगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नेचर सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज म्यू के इंटू एन। म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हम लोगों के पास जो आते हैं, हम लोग देखते हैं स्टैटिक पोजीशन में जब सरफेसेज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जिसके कारण स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन जो ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट होती है, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दोनों बॉडीज में कुछ इस किस्म का होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कमज़ोर हो जाती है। तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या मानेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम। आप ये मत कहते ना कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम। दैट इज ए मिसकॉन्सेप्शन। इट इज ए जनरल मिसकॉन्सेप्शन बॉयज एंड गर्ल्स स्पीक दैट काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रिमूव द वर्ड ऑलवेज। नो, यदि आपको ऑलवेज रखना है तो ये याद रखोगे, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? अब देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कुछ और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, वो हम आपको क्लियर कराने जा रहे हैं। हमेशा ये याद रखोगे तुम लोग कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब दो बॉडीज़ के बीच में डेवलप होता है एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये दोनों बॉडीज में लगता है। ये कन्फ्यूजन आप मत पालिएगा कि एक बॉडी पे लग रहा है। जनरली दूसरा जो लोअर बॉडी होती है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग दिखलाने के हैबिचुअल नहीं है और अक्सर उसको मिस कर देते हैं, और उसको मिस कर देने के परिणाम बहुत डेंजरस आते हैं। तो याद रखिएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बोथ द बॉडीज इन कांटेक्ट एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर दोनों बॉडीज जो कांटेक्ट में होंगी, दोनों पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। मैं एक छोटी सी फिगर लूँगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दे रहा हूँ। देखो, जहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, सपोज करो एक टेबल का टॉप है, उस पर आपका ब्लॉक ये रखा हुआ है। ये ब्लॉक इज केप्ट हियर ऑन द टेबल टॉप। हम ब्लॉक को और इधर की ओर खींच रहे हैं, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, और आपका ये एक्सटर्नल पार्टी का फोर्स है जो ब्लॉक को इधर की ओर स्लाइड कराना चाहता है, उसे ले जाना चाहता है। ब्लॉक और टेबल टॉप की सरफेस जो है वो हमारी रफ है। जानते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा। सपोज करते हैं रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, आप यू इमेजिन लाइक सो, जो ब्लॉक होगा उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा। याद रखिएगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रेड कलर का हमने लिया है दैट इज ऑन द ब्लॉक। लेकिन जितना ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड है
एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप ध्यान रखोगे टेबल की टॉप पर लगेगा इधर की ओर, ये भी एग्जैक्टली उतना ही होगा एक्टिंग ऑन द टेबल टॉप। टेबल का जो फुट है उसके नीचे का ग्राउंड लेवल यदि स्मूथ होगा ना और ये सरफेस काफ़ी रफ होगी तो आपका टेबल इधर की ओर मूव करने लगेगा। किसके कारण? इस टेबल के टॉप पे लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। तो यहाँ की यार साफ दिखाई दे रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेबल के टॉप पे लग रहा है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग टू मूव द टेबल, टेबल को मूव करा रहा है। तो ये आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द मोशन ऑफ ए बॉडी। इन सो मेनी केसेज, सो मेनी एग्जाम्पल्स वी फाइंड that force of friction is managing the motion. It is a crime to say like so, that force of friction opposes the motion of a body. Remember, force of friction opposes the relative motion at the surface of contact. तो ये भी आप याद रखोगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा दो होता है और दोनों सरफेसेज पर लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में। दिस रेड कलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय टेबल टॉप, टेबल सरफेस ऑन द ब्लॉक। दिस योर सिंपल कलर, योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल टॉप, टेबल टॉप की सरफेस पर। और दोनों फोर्स हमारे कैसे हैं? मालिकुलर फोर्सेज हैं एंड दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। कहीं कोई डाउट? यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। मेरी कक्षा में कोई आदमी डाउट लेके नहीं जाता है, ठीक है। अब आओ, अब हम एक और चीज़ तुमको ठीक करा दें। जनरली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पाया है कि काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है, जब दो या तीन बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगती है, उस समय बच्चे कन्फ्यूजन पालते हैं कि व्हाट विल बी द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की करेक्ट डायरेक्शन क्या होती है? जनरली बच्चे हमारे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। अब आपको एक हम एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे हमेशा के लिए। कभी आपको डाउट होगा ही नहीं कि काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी। सपोज करो एक सिचुएशन है, एक हम ग्राउंड सरफेस बना रहे हैं और ग्राउंड सरफेस को इमेजिन करते हैं कि स्मूथ है। उस सरफेस पर एक ब्लॉक ले रहे हैं, एक लंबी सी ब्रिक ले लो, किसी भी चीज़ की बनी हुई एक लंबी सी ब्रिक लेते हैं और जो ये ब्लॉक रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक, इसका नाम रखते हैं ब्लॉक बी। दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है? ग्राउंड लेवल है। नीचे हमारा क्या है? ग्राउंड लेवल। और ब्लॉक बी ऑफ सम मास इज केप्ट ऑन ग्राउंड लेवल। अब देखो, एक दूसरा ब्लॉक लेते हैं जिसकी साइज थोड़ी सी छोटी है और ये ब्लॉक हम ब्लॉक बी के ऊपर रखते हैं एंड दिस ब्लॉक इज ब्लॉक ए एंड इट इज़ केप्ट ऑन द ब्लॉक बी। ये ब्लॉक बी पर रखा हुआ है। हम दोनों ब्लॉक्स को किसी इम्पल्सिव फोर्स से दोनों ब्लॉक्स को राइटवर्ड मूव करा देते हैं। दोनों ब्लॉक राइटवर्ड मूव कर रहे हैं लेकिन उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं। सपोज करो ये ब्लॉक जो ए है, ब्लॉक ए की वेलोसिटी है ये इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड और इट इज राइटवर्ड, ये दाहिनी ओर जा रहा है। वेलोसिटी दी गई है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज मूविंग राइटवर्ड। in the rightward direction will be considered as positive and leftward direction will be considered as negative. ब्लॉक बी जो हमारा मूव कर रहा है
इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक बी की वेलोसिटी है एंड इट इज़ आल्सो मूविंग राइटवर्ड। दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज पॉजिटिव हैं एंड बोथ आर मूविंग राइटवर्ड। जरा आप खुद सोचो, दोनों की अलग अलग वेलोसिटीज हैं। ब्लॉक ए इज मोर फास्टर इन कंपेरिजन टू ब्लॉक बी, तो बट नेचुरल है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी। ऊपर वाला ब्लॉक रब करता हुआ जाएगा इसको और घिसटता हुआ, और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी। अब रिलेटिव मोशन यदि होगी तो आप ये सीख चुके हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए पर भी लगेगा और बी पर भी लगेगा। अब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बी, हाउ यू विल डिसाइड द थिंग्स। तो एक कोर कॉन्सेप्ट, एक लाइन की एक बात आप याद रखोगे, जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं उस पर स्ट्रेस दे रहा हूं, आप उसको अपनी मेमोरी में सेट कर लो। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी, ऑन ए, ऑन बॉडी ए, बॉडी ए पर लगने वाले काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, will be opposite to the velocity, opposite to the velocity of A with respect to B। A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में किधर है? A की वेलोसिटी यदि B के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड होगी तो ए पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी लेफ्टवर्ड। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में यदि लेफ्टवर्ड होगी तो ए पर जो लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी राइटवर्ड। जो सिचुएशन आपकी प्रॉब्लम में है, हम उस प्रॉब्लम में चेक करने जा रहे हैं। देखो इधर, वी आर इन नीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमें ए की वेलोसिटी चाहिए बी के रिस्पेक्ट, that is VA माइनस VB हमने लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमारा क्या है? VA माइनस VB। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आप देखो, 15 माइनस 10 एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू है, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है। इसका मतलब क्या हो गया? दैट वेलोसिटी इज राइटवर्ड। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड है, मतलब ए इज मूविंग राइटवर्ड इन कंपेरिजन टू बी। तो कंफर्म जान लो, ए पर जो लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी लेफ्टवर्ड। इसका मतलब ए पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। इट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए। और जब ए पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कंफर्म हो गई तो बी पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगी। तो बी पर जो लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी लाइक दिस। देख लो, ये जो फोर्स है ये किस पर लग रहा है? दैट इज ऑन बी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी पर लगा हुआ है। जरा देखो तो, ए की वेलोसिटी तेज थी और किधर थी? राइटवर्ड थी। उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड है। इसका मतलब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए की वेलोसिटी को डैमेज कर रहा है। और बी की वेलोसिटी स्लो थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और वो बी को क्या कर रहा है? तेज करने की कोशिश कर रहा है। सीधा सा मामला है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को डैमेज कर रहा है। जो फास्टर बॉडी है उसको स्लो कर रहा है, जो स्लोअर बॉडी है उसको फास्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लाइकिंग में रिलेटिव मोशन नहीं है। इट ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन।
कहीं कोई दिक्कत है? तो जब भी दो बॉडीज में रिलेटिव मोशन यदि हो रही है, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पहचानना है, तो याद रखोगे किसी एक की वेलोसिटी निकालोगे दूसरों के रिस्पेक्ट में, और जिधर उसकी डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट में उस बॉडी पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को दिखा दो, तो दूसरी बॉडी पर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आज जो भी हमारी वीडियो पर मैंने लेक्चर दिया है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर जितने भी कोर कॉन्सेप्ट थे उनको हमने बताने की कोशिश की, और वो बातें आपको समझ में भी आई होंगी यदि आप फुल अटेंशन से मेरी बातें सुने होंगे। तमाम ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें हम लोग बड़ी बड़ी थियरीज के कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम से ही समझा देते हैं। तो जब हम आपको लॉज ऑफ मोशन एनएलएम के न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड आएगा जो हम आपको प्रॉब्लम से ही बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताया। मैंने आपको पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक जो है डिटेल में उसमें उसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यू विल बी इन डायरेक्ट डायलॉग विद योर टीचर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन इफ ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ कोविड-19 और या कोविड-19 जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है जब वो फिनिश करता है या हमारा डाइल्यूट होता है तो यू मे इंटरेक्ट विद टीचर योर टीचर। तो याद रखो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, तमाम न्यूमेरिकल्स पाओगे, तमाम चीज़ें पाओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें पाओगे जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम शॉर्ट्स ट्रिक्स से कैसे लगते हैं सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है? दैट्स ओके। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम और सूडो फोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक? दैट्स ओके।